नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं एडवांस क्लासेस के इस मंच पर। भारतीय इतिहास की सीरीज आप मेरे साथ बखूबी रूप से पढ़ रहे हैं। आपने अध्ययन कर लिया है कई सारे चीजों का मेरे साथ। लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे, मैंने नया टॉपिक स्टार्ट किया था जिसका नाम है ब्रिटिश सत्ता की भारत में स्थापना। और ब्रिटिश सत्ता की भारत में जो स्थापना होती है वो मेन जो सेंटर आता है वो आता है बंगाल, क्योंकि उस समय ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा क्षेत्र, ये सबसे बड़ा जो सूबा था वो है बंगाल। तो बंगाल में ऐसी सत्ता स्थापित किसके द्वारा? अंग्रेजों द्वारा। लास्ट क्लास में मैंने आपको बंगाल का इतिहास बताया। मैंने कहा है कि मुगल काल में बंगाल एक सूबा आता है। मुगल काल के दौरान बंगाल एक सूबा है। ये भी कहा था मैंने कि औरंगजेब जब मुगल बादशाह था तो औरंगजेब के समय उसका एक पोता आता जिसका नाम है अजीमुशान, तो वहां का सूबेदार बना हुआ था। और इसी अजीमुशान के द्वारा 1200 रुपए के रूप में 1200 रुपए में 3 क्षेत्र दिए जाते हैं। एक तो गोविंदपुरा, दूसरा आपने देखा सूतानाती, और चौथा था कालिकता। ये कालिकता और ये सब मिलकर अंग्रेजों के द्वारा एक नए शहर की स्थापना की जाती है जिसे आप कलकत्ता के नाम से जानते हैं। यानी कलकत्ता का विकास हुआ, कलकत्ता नए शहर की स्थापना की गई जॉर्ज चार्नॉक के द्वारा। ये भी आपने मेरे साथ देखा। फिर बंगाल के बारे में हमने देखा है। फिर मैंने आपको कहा था कि 1700 में बंगाल में दीवान के पद पर नियुक्त किया जाता है एक व्यक्ति को जिसका नाम है मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली खां दीवान बनकर आता है। आगे जाकर जब 1717 ईस्वी का समय आया और मुगल बादशाह था फर्रुखशियर, उसने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया और मुर्शिद कुली खां बंगाल का प्रथम नवाब बना। जैसे ही बंगाल का प्रथम नवाब बन जाता है, इसने सर्वप्रथम उड़ीसा को अपने अंडर में किया, क्योंकि बंगाल पहले बंगाल नहीं था। बंगाल में उड़ीसा, बिहार और असम के कुछ क्षेत्र भी शामिल आते हैं। तो मुर्शिद कुली खां ने किसे बनाया, मतलब उड़ीसा को अपने अंडर में कर लिया। फिर आपने उसके साथ मैंने देखा कि फिर मुर्शिद कुली खां का एक दामाद आता है जिसका नाम है सुजाउद्दीन। सुजाउद्दीन शासक बनता है और सुजाउद्दीन के समय ही कहा, सुजाउद्दीन के समय पहले उड़ीसा पहले आ चुका है, लेकिन बाद में सुजाउद्दीन के समय बिहार को भी मिला लिया जाता है और इसी बिहार का नायब सूबेदार नियुक्त किया जाता है। नायब सूबेदार देखिएगा, पहला है सूबेदार, तो सूबेदार तो बना कौन है? सुजाउद्दीन। और नायब सूबेदार का मतलब है सूबेदारी के अधीन काम करना। तो सूबेदारी के अधीन नायब सूबेदार बनाया जाता अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां एक योग्य नवाब के रूप में आपको बंगाल में देखने को मिलेगा। अगर आपसे पूछा जाए बंगाल का सबसे योग्य नवाब अगर कोई है तो वो है अलीवर्दी खां। महत्वाकांक्षी व्यक्ति है, धीरे धीरे आगे बढ़ा, धीरे धीरे संघर्ष इसका हुआ। किसके साथ? सुजाउद्दीन का पोता है, सुजाउद्दीन का पुत्र आता है जिसका नाम है सरफराज। सरफराज और अलीवर्दी खां दोनों में मतभेद हो गया और दोनों के मध्य एक युद्ध होता है जिसे आपने गिरिया का युद्ध कहा। और 1740 ईस्वी में युद्ध हुआ जिसका नाम गिरिया का युद्ध। शायद ही आपने पहले सुना हो गिरिया का युद्ध। तो गिरिया का युद्ध होता है और इस गिरिया के युद्ध में पराजित कर दिया जाता है किसे? सरफराज को। और नया नवाब अब 1740 ईस्वी में जो बनता है उसका नाम आता है अलीवर्दी खां। तो अब हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? अलीवर्दी खां के बारे में। तो नया नवाब जो बनेगा वो है अलीवर्दी खां। सत्रह सौ चालीस से लेकर 56 तक, 1740 से लेकर 56 तक नया नवाब है जिसका नाम है अलीवर्दी खां। पहली बात अगर आपको विशेष रूप से याद रखनी है तो वो याद रखनी ये है कि भाई साहब, अगर आपसे पूछा जाए कि बंगाल का सबसे योग्यतम नवाब आता है तो सबसे योग्यतम नवाब की बात की जाएगी तो नाम आएगा अलीवर्दी खां। कौन है? अलीवर्दी खां। तो बंगाल का सबसे योग्यतम नवाब, बंगाल का सबसे योग्य नवाब, बंगाल का सबसे योग्य नवाब अगर किसी को कहा जाएगा तो उसका नाम आएगा अलीवर्दी खां। बंगाल का सबसे योग्य नवाब। दूसरी इसके बारे में विशेष बात पूछी जाती है, बंगाल का ऐसा कौन सा नवाब था जिसने अंग्रेजों की तुलना मधुमक्खियों से की है?
कई बार कोटेशन एग्जाम में आ चुका है, कई बार पूछा जा चुका है। बंगाल का ऐसा नवाब जिसने अंग्रेजों की तुलना किससे की है? मधुमक्खियों से की है। तो ये भी याद रखना है, इसने अंग्रेजों की तुलना मधुमक्खियों से की है। मधुमक्खियों से की है। किससे की है? मधुमक्खियों से। इसने कहा था अंग्रेजों के बारे में कि अंग्रेज मधुमक्खियां हैं, अंग्रेज वह मधुमक्खियां हैं जिन्हें नहीं छेड़ा जाए तो ये शहद देंगी, अगर इन्हें परेशान नहीं किया जाए तो ये शहद देंगी, लेकिन अगर आपने इनको छेड़ दिया तो ये काट काट कर क्या करेंगी? मार डालेंगी। ऐसी कहने किया किसने है? अलीवर्दी खान ने। किसके बारे में कहा है? अंग्रेजों के बारे में। अब आगे बात करें इसके बारे में, सबसे बड़ी बात यह आती है कि बंगाल में मराठों का आक्रमण होता है। किसका आक्रमण होता है? मराठों का। देखिएगा, ये हमारा दक्षिण भारत का क्षेत्र, दक्षिण भारत में ये हमारा पड़ता है बंगाल, और इस क्षेत्र में यानी महाराष्ट्र वाले इलाके में यहां पर रहते हैं मराठे। कौन है? मराठा। मराठा मारता है या मरता है, वही बात है। ये मराठों ने आक्रमण कर दिया किसके ऊपर? बंगाल के ऊपर। और बंगाल के ऊपर जो आक्रमण करने मराठा सरदार गए, नाम था रघु भाई और रघु जी। क्या नाम है? रघु जी। मराठा सरदार रघु जी के द्वारा बंगाल पर आक्रमण कर दिया गया, लेकिन अलीवर्दी खां इस समय उस कंडीशन में नहीं था ताकि ये मराठों के आक्रमण को सहन कर सके। ये डरता भी था कि मराठे सबसे शक्तिशाली हैं, यहां तक कि अंग्रेज भी मराठों के नाम से कांपते थे। इसने युद्ध नहीं किया। इसने कहा कि मराठों से आपको क्या चाहिए भाई साहब, कैसे आए हो, कैसे आना हुआ आपका? तो रघु जी ने कहा कि हमारा तो दो ही लक्ष्य है, या तो क्षेत्र दे दो, जागीर दे दो, या चौथ या सरदेश मुखी दे दो। इसका भी दिमाग खराब हो गया। अरे भाई साहब, अभी अभी तो हमने सत्ता की स्थापना की है और अभी अभी मराठों ने आक्रमण कर दिया, देना तो पड़ेगा। इसने कहा कि ठीक है, आज जो उड़ीसा मैंने जीता था, या उड़ीसा जो मेरे पास है, उड़ीसा को आप ले लीजिए, उड़ीसा को आप ले लीजिए, और उड़ीसा के साथ साथ मैं आपको 12 लाख रुपए चौथ भी देता हूं। क्या देता हूं? चौथ भी देता हूं। तो कितने लाख रुपए की चौथ देने की बात करता है? 12 लाख रुपए की। तो आक्रमण, मराठा आक्रमण किसने किया? रघु जी ने। बंगाल पर। समय है 1751 का। कितना है? 1751 में नवाब ने मराठों को उड़ीसा का क्षेत्र तथा 12 लाख रुपए चौथ के रूप में देना स्वीकार किया। यानी मराठों ने आक्रमण किया तो 12 लाख रुपए चौथ क्या होता है? देखो, मराठा जिस भी क्षेत्र पर आक्रमण करते थे वहां से दो चीजों को वसूल करते थे, एक तो चौथ होता है, दूसरा है सरदेश मुखी। चौथ होता क्या है? पड़ोसी राज्य से वसूल किया जाने वाला कर। पड़ोसी राज्य से वसूल किया जाने वाला कर या रकम। यानी ये क्या होता था? चौथ, अगर मैंने आप मेरे पड़ोसी क्षेत्र आते हो और मैंने आपके ऊपर आक्रमण किया है
तो मुझे आपसे चौथ चाहिए। तो चौथ क्या है? पड़ोसी राज्य पर जो मैंने जीत लिया, अधिकार कर लिया है, उससे मैं क्या लूंगा? चौथ लूंगा। और ये कुल उपज का 25% होता था। कितना प्रतिशत? 25%। तो कुल उपज का कितना प्रतिशत वसूल किया जाता था? 25%। तो आपसे ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि मराठों ने बंगाल के किस नवाब से चौथ की वसूली की थी? तो मराठों के किस नवाब से की है? अलीवर्दी खां से। और अलीवर्दी खां ऐसा शासक आता है जिसने अंग्रेजों की तुलना किससे की है? मधुमक्खियों से की है। दो विशेष बातें आपको इसमें याद रखनी है। अब सबसे बड़ी बात यह आती है कि भाई साहब, अलीवर्दी खां का कोई पुत्र नहीं है। अलीवर्दी खां का कोई पुत्र नहीं है, 3 बेटियां हैं और तीनों बेटियों की शादी कर दी गई हैं। कितनी बेटियां हैं? 3 बेटियां हैं। पुत्र नहीं है, कोई भी क्या नहीं है? पुत्र नहीं है। पुत्रियां कितनी हैं? 3 हैं। 3, और तीनों की शादी कर दी जाती है। एक तो चली जाती है पटना, यानी पटना के नवाब। दूसरी चली जाती है पूर्णिया के नवाब। और तीसरी जो जाती है वो आती है पटना, ढाका के नवाब के यहां। कहां पर जाती है? ढाका के नवाब। ढाका के नवाब। तो 3 पुत्रियां आती हैं, तीनों पुत्रियों की शादी कर दी जाती है। एक के पटना के नवाब, पूर्णिया के नवाब, ढाका के नवाब। अब सबसे विडंबना देखिए, ये तीनों के तीनों जो नवाब थे, यानी तीनों दामादों की भी क्या हो जाती है? मृत्यु। दामादों की मृत्यु, यानी इसी के समय तीनों दामादों की मृत्यु हो जाती है। अब किसको गद्दी पर बिठाए? पुत्र तो है नहीं है, पुत्रियों को गद्दी पर नहीं बिठा सकता। हो सकता है भाई किसी दामाद को गद्दी पर बिठाए, लेकिन तीनों के तीनों दामाद कहां चले जाते हैं? स्वर्ग सिधार जाते हैं, इनकी मृत्यु हो जाती है। इस कारण से अलीवर्दी खां ने अपनी छोटी पुत्री का बेटा आता है जिसका नाम है सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला को नया नवाब घोषित किया। और नया नवाब जो बनता है उसका नाम है सिराजुद्दौला। तो अब मैं हेडिंग डाल रहा हूं, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं सिराजुद्दौला के बारे में। नया नवाब जो बनता है इसका नाम है सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला 1756 से लेकर 57 तक। कहां का नवाब बना है? बंगाल का नवाब। कहां का नवाब है? बंगाल का नवाब बना है नेक्स्ट, जिसका नाम आता है सिराजुद्दौला। अब देखिए विचित्र घटना। हाँ, आप पूछ रहे हैं प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध किसके शासनकाल में हुआ? यही था सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला के शासनकाल में कौन सा युद्ध होता है? प्लासी का युद्ध। 23 जून 1757 ईस्वी को प्लासी का युद्ध लड़ा जाता है। प्लासी भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। वैसे तो सही तरीके से गंगा नदी के किनारे स्थित है, लेकिन एक में भी क्वेश्चन आ चुका है, तो भागीरथी राइट आंसर आएगा। सिराजुद्दौला की बात की जाती है 1756 से लेकर 1757 में शासक बनता है कौन? सिराजुद्दौला। अब देखिएगा, सिराजुद्दौला जैसे ही शासक बनता है, सबसे बड़ी चीज है, ये कौन है? ये कौन है? अलीवर्दी खां का नवासा है। अलीवर्दी खां की छोटी पुत्री का बेटा, यानी सबसे छोटी आती है उसकी बेटा आता है जिसका नाम है अलीवर्दी खां। सिराजुद्दौला देखो साहब, नाना अगर ऐसा काम कर जाएंगे, सबसे छोटी के को गद्दी दे जाएंगे, तो बड़ी वाली जो बहन होगी या बड़ी वाली जो बेटी होगी और उसका जो लड़का होगा, कहीं ना कहीं वो भी तो सोचेगा कि भाई साहब नाना जी ने मेरे साथ गड़बड़ कर दी, शासक तो मुझे बनना चाहिए था लेकिन बना दिया अपने छोटे को। तो इसका कारण है फिर वो विरोध में जाएगा। कौन जाएगा? विरोध में चला जाएगा। और यही इसके साथ हुआ। जैसे ये गद्दी पर बैठता है तो इसके विरोधी खड़े हो गए। कौन हो जाते हैं? विरोधी। एक तरफ सिराजुद्दौला शासक बना है, लेकिन इसके विरोधियों की लंबी लिस्ट निकल कर आ जाती है। इसके विरोधी यानी विरोध कौन कौन कर रहे थे?
भाई साहब एक तो पूरी मौसी आती है, इस मौसी ने विरोध किया जिसका नाम है घसीटी बेगम। घसीटी बेगम, इसके द्वारा इसका क्या किया गया, विरोध किया गया कि नहीं, नवाब ये नहीं बनना चाहिए। नवाब कौन बनना चाहिए, नवाब मेरा पुत्र बनना चाहिए। तो घसीटी बेगम के द्वारा भी इसका क्या किया गया, विरोध। दूसरा, एक वही पूर्णिया का नवाब, क्योंकि पूर्णिया का बेटी की शादी हुई थी और जब शादी हुई थी तो उस नवाब की तो मृत्यु हो गई थी, लेकिन उसके बाद उसका पुत्र बना था जिसका नाम है शौकत जंग। क्या नाम है, शौकत जंग। तो ये भाई सब शौकत जंग भी क्या कर रहे हैं, इसका विरोध कर रहे हैं। और सबसे बड़ा विरोधी जो मौका तलाश रहे थे वो कौन थे, अंग्रेज। वो कौन है, अंग्रेज। तो ये तीनों व्यक्ति इसका विरोध कर रहे हैं। घसीटी बेगम भी चाहती है कि सिराजुद्दौला नवाब ना बने, मेरा पुत्र नवाब बने। पूर्णिया का नवाब चाहता है कि आई एम बनिंग नवाब, नवाब यानी नवाब कौन बनना चाहता है, शौकत जंग। और इधर अंग्रेज भी चाहते हैं कि ये सारे के सारे मिलकर लड़ें और हम क्या करें, बंगाल की राजनीति में अपना हस्तक्षेप दें, बंगाल की राजनीति में अपना दबदबा कायम करें। तो अंग्रेज भी बिल्ली की तरह अपनी निगाहें गड़ाकर बैठे थे इस पूरी घटना पे। उन्हें पता था कि कहीं ना कहीं लड़ाई होनी है और ये लड़ाई हमारे लिए बेनिफिट का काम करेगी। हुई लड़ाई, शौकत जंग साहब ने आक्रमण कर दिया किसके ऊपर, सिराजुद्दौला के ऊपर। किसके ऊपर, सिराजुद्दौला के ऊपर। अब एक युद्ध लड़ लिया गया शौकत जंग और सिराजुद्दौला के मध्य। उस युद्ध का नाम है मनिहारी का युद्ध। लेकिन सिराजुद्दौला ने पराजित कर दिया किसको, शौकत जंग को। और जैसे ही शौकत जंग को पराजित कर दिया तो नवाब की गद्दी पर कौन बैठ गया, सिराजुद्दौला। तो इसका मतलब है इसका तो खत्म हो गया काम, मैडम रहेंगी और अंग्रेज रहेंगे। तो एक युद्ध का नाम बताता हूं, नाम है मनिहारी का युद्ध। मनिहारी का युद्ध 1756 किस किस के बदले लड़ा गया, शौकत जंग वर्सेज सिराजुद्दौला। विजय किसकी रही है, विजय किसकी हो जाती है, इन भाई साहब की विजय हो जाती है। और ये क्या बन जाते हैं, बंगाल के नवाब। तो विरोधी कौन है, अब ताक रहे हैं कौन, अंग्रेज। अंग्रेजों को कहीं ना कहीं मौका चाहिए क्या करने का, बंगाल की राजनीति में हस्तक्षेप करने का। और मौका बहुत जल्द मिलता है क्योंकि पहला आक्रमण ये खुद ही करेगा, सिराजुद्दौला। तो इतना आपको समझ में आया। अब मैं एक डायग्राम बनाने वाला हूं, थोड़ा सा उस पर गौर करेंगे अपन। मिटा देता हूं मैं इसको। मनिहारी का युद्ध हुआ है 1756 में शौकत जंग व सिराजुद्दौला के मध्य, और ये पराजित होते हैं शौकत जंग भाई साहब। अब देखिएगा बड़ी विचित्र घटना है। यहां एक तरीके से हम हेडिंग डाल देते हैं, अंग्रेज वर्सेज नवाब। क्या कारण रहे अंग्रेज वर्सेज नवाब का, इस कारण को बड़े प्यार से और गौर से समझने की कोशिश करिएगा मित्रों। आपने बखूबी मेरे साथ देखा है कि अंग्रेजों ने 3 प्रेसिडेंसियां स्थापित करी थी। पहली प्रेसिडेंसी बंबई, बंबई के बाद मद्रास, और मद्रास के बाद थी बंगाल। 3 प्रेसिडेंसी आती हैं, बंबई है, मद्रास है और बंगाल है। अब इन दोनों के मध्य, नवाब के मध्य और इन दोनों के मध्य संघर्ष का कारण क्या रहा, कारण रहा और कारण था वही अभी अभी बताया था, सप्तवर्षीय युद्ध। सप्तवर्षीय युद्ध, सप्तवर्षीय युद्ध 1756 से लेकर 1763 ईस्वी तक यूरोप में लड़े गए थे। कहां पर लड़े गए थे, यूरोप में। सप्तवर्षीय युद्ध भारत में नहीं होते हैं, सप्तवर्षीय युद्ध यूरोप में होते हैं। और लड़ने वाली जो 2 व्यक्ति थे वो आता है, एक तो फ्रांसीसी और दूसरे आते हैं अंग्रेज। इसी चीज को मैंने आपको बताया था, इसी समय अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य युद्ध होता है, सप्तवर्षीय युद्ध। और एंड में आपने देखा था लास्ट वाले वीडियो में एक निर्णायक युद्ध लड़ा गया था जिसका नाम है बांडीवास का युद्ध। और बांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसी पराजित हो जाते हैं, काउंट डी लाली जो गवर्नर रहता है पूर्णतः पराजित होता है, और वहीं से फ्रांसीसियों का पतन भारत में स्टार्ट हो जाता है। तो इस सप्तवर्षीय युद्ध के बारे में देखना, सप्तवर्षीय युद्ध 1756 से 63 में लड़े गए।
अब सबसे बड़ी बात है कि भाई ये यूरोप में लड़े जा रहे हैं, तो भारत में भी तो अंग्रेज रहते हैं, भारत में भी तो फ्रांसीसी रहते हैं। उन्हें पता था कि जब युद्ध वहां स्टार्ट हो गया है तो युद्ध कहीं ना कहीं यहां भी स्टार्ट हो सकता है। इस कारण हमें सुरक्षा की जरूरत है, और सुरक्षा के लिए अंग्रेजों ने इस क्षेत्रों पर किलेबंदी करना स्टार्ट कर दिया। फ्रांसीसियों का भी क्षेत्र है पांडेचेरी, पांडेचेरी पर भी फ्रांसीसियों ने किलेबंदी स्टार्ट कर दी। अंग्रेजों ने मद्रास प्रेसिडेंसी, बंगाल प्रेसिडेंसी, इन पर किलेबंदी स्टार्ट कर दी। जैसे ही किलेबंदी स्टार्ट की जाती है, कौन कौन है? एक तो फ्रांसीसी हैं, फ्रांसीसी, और दूसरे कौन है? अंग्रेज। दोनों ने क्या करी? किलेबंदी स्टार्ट कर दी। किसके ऊपर? ये जो अपने अपने उन्होंने केंद्र बनाए हुए थे उन पर किलेबंदी स्टार्ट कर दी। सिराजुद्दौला को इस बात का पता लगता है, उन्होंने सिराजुद्दौला ने सोचा कि भाई साहब अगर ये किलेबंदी कर लेंगे तो इन्हें पराजित करना बड़ा मुश्किल होगा। नवाब ने पैगाम भिजवाया कि आप किसी भी तरह की क्या नहीं करेंगे? किलाबंदी नहीं करेंगे। किलेबंदी का मतलब है अपने व्यापारिक स्थान के आसपास बहुत बड़ी बड़ी दुर्ग का निर्माण कर देना, वहां पर बड़ी बड़ी दीवारें बना देना सुरक्षा की दृष्टि से, जिसमें सामान रखा जा सके, जिससे व्यापार सुगमता से किया जा सके। ऐसी जहां पर तोपें, जहां पर हथियार रखे जा सके। तो सिराजुद्दौला ने पैगाम भिजवाया अंग्रेजों के पास और फ्रांसीसियों के पास कि आप क्या नहीं करेंगे? किलेबंदी। इस फ्रांसीसियों ने कहा कि ओके, हम किलेबंदी नहीं करेंगे, लेकिन इन्होंने तो अपनी जो किलेबंदी थी उसे कंटिन्यू रूप में जारी रखा और ये किलेबंदी करना जारी रखते हैं। भाई साहब का दिमाग खराब हो गया, बावड़े हो गए तुम दोनों को मैंने भिजवा दिया कि भाई साहब किलेबंदी मत कीजिए और आप किलेबंदी किए जा रहे हो। भाई साहब का दिमाग खराब, और सिराजुद्दौला ने क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। किसके ऊपर? बंगाल के ऊपर। किसके ऊपर आक्रमण किया? बंगाल के ऊपर सिराजुद्दौला ने आक्रमण कर दिया। तो ये बात समझ में आई, अंग्रेजों और बंगाल इसके नवाब के मध्य संघर्ष का कारण सप्तवर्षीय युद्ध, और सप्तवर्षीय युद्धों के तहत किलेबंदी की गई, लेकिन फ्रांसीसियों ने तो बंद कर दी और अंग्रेजों ने नहीं की। और इस कारण से आक्रमण किया किसने? सिराजुद्दौला ने। कब किया? 20 जून 1756 को नवाब ने फोर्ट विलियम पर आक्रमण कर दिया। फोर्ट विलियम कहां पर स्थित है? ये चीजें हम पहले भी पढ़ चुके हैं। आक्रमण कर दिया 1700 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी, आपको पता है। तो फोर्ट विलियम पर आक्रमण कर दिया किसने? नवाब ने। और जैसे ही आक्रमण किया तो यहां का फोर्ट विलियम का 2 व्यक्ति आते हैं। यहां का गवर्नर था, इस गवर्नर का नाम है ड्रेक। क्या नाम है? ड्रेक। और एक यहां पर सेनापति था, मिनीचिन। तो ये मिनीचिन और ये सेनापति दोनों के दोनों डर के मारे भाग जाते हैं और एक द्वीप पर जाकर शरण लेते हैं, फुल्टा द्वीप। तो ये भी क्वेश्चन एक बार पूछ लिया गया है कि फोर्ट विलियम के गवर्नर के द्वारा कहां पर जाकर शरण ली गई थी, तो नाम आएगा फुल्टा द्वीप। कहां पर जाकर शरण ली जाती है? फुल्टा द्वीप। नवाब ने आक्रमण कर दिया 20 जून को फोर्ट विलियम पर। फोर्ट विलियम का गवर्नर ड्रेक और सेनापति मिनीचिन यहां से भाग जाते हैं और फुल्टा द्वीप पर जाकर शरण लेते हैं। और जैसे ही शरण लेते हैं, अब आगे देखिएगा नवाब ने क्या किया। ये यहां से भाग गए। नवाब ने 146 अंग्रेज बंदी बनाए। कितने बनाए? 146 अंग्रेज बंदी बनाए और एक काल कोठरी में बंद कर दिए। कोठरी में बंद कर दिए। नवाब ने 146 अंग्रेजों को बंदी बनाया और एक काल कोठरी 10 बाई 10 का एक कमरा आता है जहां पर लगभग 146 अंग्रेजों को बंदी बना दिया गया। इस अंग्रेज में बात की जाती है तो यहां पर बच्चे भी हैं, स्त्री भी हैं, पुरुष भी हैं, सभी थे। और जैसे ही 20 जून को बंद किया गया
अगला दरवाजा खोला गया 21 तारीख को। कितनी तारीख को? 21 तारीख को। और कहा जाता है इस 146 में से मात्र 23 व्यक्ति ही जीवित बचे। 23 व्यक्ति जीवित बचे। और इसी घटना को क्या कहा गया है? इस घटना को कहा जाता है इतिहास में ब्लैक होल की घटना, ब्लैक या काल कोठरी की घटना, काल कोठरी की घटना। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि ऐसा हुआ, इस घटना की जानकारी किसने दी है? कहा जाता है कि इसमें एक व्यक्ति आता है हॉलवेल, ये भी इन व्यक्तियों के साथ बंद था, लेकिन सुबह जब वो बाहर निकला तो उसने अंग्रेजों को ये जानकारी दी कि रात में हमारे साथ ऐसा हुआ था, नवाब के आदमियों ने हम लगभग 146 व्यक्तियों को पकड़ लिया और पकड़ने के बाद हमें एक काल कोठरी यानी 10 बाई 10 के कमरे में बंद कर दिया और हम रात में इसमें दम घुटने से हमारी मृत्यु हो गई। मैं बचा हूं, यानी 23 व्यक्ति बचे हैं, जिसमें से मेरा भी नाम प्रमुख है। और इसने जानकारी दी कि नवाब ने ऐसा किया था। इस इतिहास में इस घटना को कहा जाता है काल कोठरी। और काल कोठरी घटना हुई है 21 जून 1756 को या 20 जून 1756 को, दोनों में से कोई सा भी आंसर आ जाए आपको लगाना है। अब ये सिर्फ अंग्रेजों की बनी बनाई चीज है, लेकिन ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता है, लेकिन हमें इतिहास से पढ़ना पड़ेगा। काल कोठरी घटना कब हुई है? तो याद रखना 20 जून 1756 ईस्वी को हुई है। कारण क्या था? क्योंकि किलेबंदी कर रहे थे, इस कारण से नवाब ने आक्रमण कर दिया। किसके ऊपर? फोर्ट विलियम के ऊपर। लगभग 146 को पकड़कर कहां पर बंद कर दिया? काल कोठरी में। और उसमें से कितने व्यक्ति बचे? 23। अब जैसे ही इस बात का पता पड़ता है किसको ऐसी घटना हो चुकी है, दोबारा देखिएगा, ये हमारा भारत और ये रहा बंगाल, और बंगाल के साथ ही ये मद्रास। जैसे ही इस बात का पता पड़ा कि ऐसी घटना हुई है, तो मद्रास के 2 व्यक्ति हैं, एक का नाम है रॉबर्ट क्लाइव और एक और व्यक्ति होता है जिसका नाम है वेंसीटाट नहीं, वॉटसन। दोनों के दोनों व्यक्ति सेना लेकर कहां चले जाते हैं? बंगाल के ऊपर आक्रमण करने के लिए, यानी वहां पर जहां पर नवाब था। नवाब को भी लगा कि कहीं ना कहीं जब मेरा इनसे युद्ध होगा तो हो सकता है कि अगर मैं युद्ध में हार गया तो मेरी नवाबी मुझसे छीनी जा सकती है। इस कारण से बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के द्वारा संधि कर ली जाती है रॉबर्ट क्लाइव के। क्या कर ली जाती है? संधि। रॉबर्ट क्लाइव से संधि होती है। इस संधि को इतिहास में हम अलीनगर की संधि कहते हैं, जो फरवरी 1757 में हुई। ध्यान रखना 20 जून 1756 को तो कालकोठरी घटना होती है, लेकिन संधि इसके 4-5-6 महीने बाद होती है, यानी फरवरी 1757 में एक संधि होती है जिसका नाम है अलीनगर की संधि। तो क्या हुई अब? अलीनगर की संधि, अलीनगर की संधि फरवरी 1757 में किस किस के मध्य होती है? इधर तो आते हैं रॉबर्ट क्लाइव और इधर भाई साहब कौन है? नवाब। नवाब का मतलब सिराजुद्दौला। और जैसे ही नवाब अलीनगर की संधि होती है, नवाब के द्वारा जो फोर्ट विलियम पर अधिकार किया गया था वो क्षेत्र वापस किसे लौटा दिया गया? अंग्रेजों को लौटा दिया। किसको लौटा दिए गए? अंग्रेजों को। नाम समझ में नहीं आ रहा होगा, अलीनगर क्या है? देखिएगा, जब सिराजुद्दौला ने कलकत्ता पर आक्रमण कर दिया था और कलकत्ता पर विजय हासिल कर ली थी, तो इसने कलकत्ता का नाम बदल कर दिया था सिराजुद्दौला, और इसी सिराजुद्दौला क्या सॉरी इस कलकत्ता का नाम बदल कर दिया था अलीनगर। इसी कारण इस संधि को कहा गया अलीनगर की संधि, जो फरवरी 1757 में होती है। एक तरफ क्लाइव है और दूसरी तरफ कौन है? नवाब, जिसका नाम है सिराजुद्दौला। लेकिन क्लाइव का दिमाग खराब हो चुका यहां पर। बोले कि यार ये तो परेशान कर रहा है, हो सकता है आगे फिर दोबारा आक्रमण कर दे, दोबारा आक्रमण कर दे। संधि से तो ये बिल्कुल चुप हो गया है, लेकिन हो सकता है कि वापस जाके दोबारा आक्रमण कर दे, क्योंकि सांप को पालना नहीं चाहिए, सांप का फन जरूर कुचल देना चाहिए। अब क्लाइव के दिमाग में उपज आती है कि मुझे एक कठपुतली नवाब चाहिए और अब मैं एक कठपुतली नवाब बनाना चाहता हूं। तो अब जो क्लाइव था वो षड्यंत्र रचना स्टार्ट करता है। किसके खिलाफ? सिराजुद्दौला के खिलाफ। इससे तो नवाबी छीनी जाती है। अब हम क्या करते हैं, यहां पर एक कठपुतली नवाब बनाएंगे।
और एक षड्यंत्र रचा किसने? क्लाइव ने। तो ये बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। क्या मैं मिटा दूं इसको? क्लाइव कहां से गया था? मद्रास से गया था, वॉटसन भी उसके साथ है, तो ये दोनों के दोनों कहां चले जाते हैं? वहां पर चले जाते हैं। तो मैं मिटा देता हूं। अब हम बात करते हैं क्लाइव के द्वारा जो षड्यंत्र रचा गया। क्लाइव के द्वारा जो षड्यंत्र रचा गया उस पर बात करेंगे। देखिएगा, क्लाइव का षड्यंत्र, षड्यंत्र किस किस को लिया इसने? पहला व्यक्ति जो इसने लिया उस व्यक्ति का नाम है मीर जाफर। कौन है? मीर जाफर। मीर जाफर कौन है? सेनापति था सिराजुद्दौला का। किसका सेनापति है? सिराजुद्दौला का सेनापति आता है मीर जाफर। इसको भी अपने पक्ष में मिलाया। इससे कहा कि भाई साहब, हम सिराजुद्दौला को गद्दी से उतार देंगे और नवाब किसे बनाएंगे? मीर जाफर को। तो इसे लिया। अब एक बंगाल का दीवान आता है जिसका नाम है राय दुर्लभ। राय दुर्लभ, दुर्लभ प्राणी है लेकिन दुर्लभ नहीं है भाई साहब, दुर्लभ नहीं है, बहुत पैसे वाला है। पैसे वाला का मतलब है दीवान है। तो बंगाल का कौन था? बंगाल का, या कभी कभी पेपर में बंगाल ना आकर मुर्शिदाबाद भी पूछा जाता है, तो मुर्शिदाबाद का दीवान। एक और व्यक्ति आता है जगत सेठ। नाम से आपको पता पड़ रहा है बंगाल का धनी व्यापारी। कैसा व्यापारी? धनी व्यापारी। एक व्यक्ति और आता है यार लतीफ। यार लतीफ, और ये एक अधिकारी था। अधिकारी का मतलब है सेना में एक ऊंची पोस्ट पर था, अधिकारी। तो इनको अपने पक्ष में मिलाया जाता है। एक मैडम और ले सकते हैं आप, मैडम मोसी जी घसीटी बेगम। घसीटी बेगम। इन सब लोगों को किसने मिला लिया? क्लाइव ने मिला लिया। षड्यंत्र रचा है। मीर जाफर से कहा कि आपको मैं क्या बनाऊंगा? सेनापति बनाऊंगा। राय दुर्लभ से कहा कि आप दीवान हैं, आपको दीवान से ही बड़ा पद दिया जाएगा। जगत सेठ से कहा कि आप व्यापार तो करते हैं, आपको करमुक्त व्यापार करने की छूट मिलेगी। यार लतीफ से कह दिया कि आपको उच्च पद दिया जाएगा। और घसीटी बेगम से तो कहा है कि आपको भी कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। इन सब लोगों को मिलाकर षड्यंत्र रचा गया। किसने? क्लाइव ने। किसके खिलाफ रच रहा है? सिराजुद्दौला के खिलाफ। और अब जो लड़ाई होने वाली है उस लड़ाई को आप अच्छी तरीके से जानते हैं। उस लड़ाई का नाम आता है प्लासी का युद्ध। कौन सा युद्ध? प्लासी का युद्ध। इधर से क्लाइव तैयार था, देखिएगा, और उधर से नवाब को भी पता पड़ गया कि मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है। तो नवाब ने भी आक्रमण कर दिया। और आक्रमण जो हुआ वो मैदान था प्लासी का। कहां का है? प्लासी का। प्लासी। प्लासी की बात करें तो कहां पर है ये? प्लासी बंगाल में ही पड़ती है। और किस नदी के किनारे है? नदी है भागीरथी नदी। भागीरथी नदी। बंगाल के भी एक जिला आता है नदिया जिला। नदिया जिले में पड़ता है प्लासी। तो प्लासी का युद्ध 23 जून 1757। 23 जून 1757। कौन सा युद्ध है? प्लासी का युद्ध। देखिएगा, एक तरफ कौन कौन है? एक तरफ देखना, नवाब आता है जिसका नाम है सिराजुद्दौला। दूसरा, इसका सेनापति आता है जिसका नाम है मीर जाफर। और इसी मीर जाफर के साथ वही जगत सेठ। और कौन है? यार लतीफ। और कौन है? आपने फिर देखा यार लतीफ के साथ एक और व्यक्ति आता है
क्या नाम है उसका, सिराजुद्दौला, मीर जाफर, जगत सेठ, यार लतीफ, एक नाम और है राय दुर्लभ, राय दुर्लभ, और एक व्यक्ति मीर मदान, एक व्यक्ति और मोहनलाल, और लगभग सेना, टोटल सेना मिलाकर अगर कहें तो 50,000 के समथिंग सैनिक यहां पर हैं। कितने सैनिक हैं? 50,000। कुछ फ्रांसीसी भी हैं। इधर कौन है? क्लाइव, और क्लाइव के साथ कुछ भारतीय और कुछ यूरोपीय सैनिक, भारतीय वे यूरोपीय सैनिक, लगभग 2200 सैनिक हैं इसके साथ, ओनली ऑन 2200 सैनिक, ज्यादा बड़े सैनिक नहीं थे, बहुत ही कम सैनिक थे। किसके साथ? यूरोपीय और भारतीय सैनिक। मैदान कहां का है? प्लासी का मैदान। कंडीशन देखिएगा, ये युद्ध वास्तव में युद्ध नहीं था, ये तो धोखा था। ये युद्ध वास्तव में युद्ध नहीं था, ये तो धोखा था। और धोखा किसके साथ किया? सिराजुद्दौला के साथ। बंगाल के कुछ गिने चुने व्यापारियों के द्वारा या गिने चुने लोगों के द्वारा नवाब को बेच दिया गया। क्या कर दिया गया? नवाब को बेच दिया गया अंग्रेजों के हाथों। यह युद्ध कोई युद्ध नहीं है, यह तो एक धोखा है। बंगाल के कुछ गिने चुने व्यक्तियों के द्वारा नवाब को बेच दिया गया, क्लाइव यानी अंग्रेजों को हाथों। इन्होंने समझौता कर लिया, यह युद्ध नहीं था, यह तो समझौता था। इसलिए कहा जाता है कि प्लासी का युद्ध अंग्रेजों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से लड़ाई ही नहीं गया, वो तो एक धोखा था। मीर जाफर भाई साहब ने कहा कि हम पक्का जीतेंगे सिराजुद्दौला से, हम पक्का जीतेंगे, आप तो घर जाइए, आराम करिए, चाय पानी बिस्किट लीजिए, अब पक्का जीतने वाले हैं। सिराजुद्दौला को भी भरोसा हो गया, और सिराजुद्दौला यहां से मैदान से निकलते हैं, और मैदान से निकलकर अपनी राजधानी चले जाते हैं जिसका नाम है मुर्शिदाबाद। कहां चले गए? मुर्शिदाबाद। और मुर्शिदाबाद में इस मीर जाफर का पुत्र आता है मीरन। कौन है? मीरन। इस मीर जाफर के पुत्र मीरन के द्वारा एक व्यक्ति जिसका नाम है मोहम्मद बेग, मोहम्मद बेग के द्वारा इन भाई साहब की क्या करवा दी जाती है? मोहम्मद बेग के द्वारा हत्या करवा दी जाती है। किसकी? सिराजुद्दौला की। यानी मैदान से चला गया, मैदान से मुर्शिदाबाद चला गया, और मुर्शिदाबाद में मीर जाफर का पुत्र पहुंचता है मीरन, और मीरन ने मोहम्मद बेग के नेतृत्व में किसकी हत्या करवा दी? धोखे से सिराजुद्दौला की। युद्ध हुआ नहीं। इसमें एक क्वेश्चन इन्होंने, अच्छा अब साथ ये तो सब बिक चुके हैं, यहां तक सारे के सारे बिक चुके थे, यानी इन्होंने समझौता कर रखा था किसके साथ? किसके साथ? अंग्रेजों के साथ। तो ये तो समझौता रहा। दो व्यक्ति आते हैं जो बहादुरी से लड़ते हैं, यानी इन्होंने साथ दिया किसका? नवाब का साथ दिया, यानी सिराजुद्दौला का साथ दिया। अब जब नवाब का साथ देंगे तो मारे जाएंगे बेचारे। तो आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्लासी के युद्ध में नवाब का साथ किसने दिया था? दो व्यक्तियों का नाम आएगा, मीर मदान और मोहनलाल ने साथ दिया था, और दोनों के दोनों व्यक्ति मारे जाते हैं। और ये युद्ध होता है जो नदिया जिले में बंगाल में है, प्लासी का युद्ध। और इस युद्ध के बाद में एक तरीके से बंगाल के क्षेत्र पर अधिकार हो जाता है किसका? अंग्रेजों का। और आगे जाकर मीर जाफर को नवाब बनाया जाता है, और मीर जाफर एक कठपुतली नवाब है जिसे इतिहास में क्लाइव का गधा कहा जाता है। गधे का मतलब जब लात मारेगा तो उठेगा, जब लात मारेगा तो चलेगा। यही घटना आगे जाकर, यानी प्लासी का जो युद्ध था, इस समय सिर्फ इस एक क्षेत्र को जीता गया था जिसका नाम है बंगाल। मैं पढ़ा रहा हूं आपको, भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना, लेकिन इस युद्ध से भारत में नहीं हुई है। इस युद्ध से जो ब्रिटिश सत्ता की स्थापना हुई है वो कहां पर हुई है? बंगाल में। और अब अगला जो युद्ध लड़ेंगे वो आएगा बक्सर का युद्ध, और बक्सर के युद्ध के तहत मुगल बादशाह शाह आलम पराजित होगा, और वहां से हम भारत की राजनीति में प्रवेश कर जाएंगे। तो वो पढ़ने वाले हम अगले वीडियो में, अगली क्लास में। आप पढ़ते रहिए मेरे साथ, बने रहिए इसी चैनल पर। अच्छा लगे तो अपने फ्रेंडों को बताइएगा, और
रेगुलर रूप से आपको ऐसी वीडियोस, ऐसी क्लासेस आपकी मिलती रहेंगी। भारतीय इतिहास आपका बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। आपको पीडीएफ नोट्स भी यहाँ से मिल रहे हैं, सही तरीके से पढ़िए, कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है। गारंटी देता हूं 2 और 5 और 10 जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं यहां से बाहर नहीं आने वाला। हम वैसे भी बहुत डीप जा रहे हैं, इतना तो नहीं आता है, फिर भी हम पढ़ रहे हैं बहुत अच्छा वाला, इससे बाहर नहीं आने वाला है। कई से तैयारी कर लीजिएगा तो आप कुछ और ना पढ़े, इसी को पढ़ते हुए आगे बढ़िएगा। धन्यवाद, नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो।